हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपी कॉलेज के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कल सारी न्यूज़ और जैसा कि चैनलों में दिखाया जा रहा था कि सभी लोगों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया है और थर्ड ईयर वालों का पेपर होगा। तो ये गलत न्यूज़ है। मैंने कल MGKB महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पर देखा है, सर्च मारकर। उस पर न्यूज नोटिस है, आप भी जाकर चेक कर लीजिएगा। उस पर नोटिस आया है कि अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए सिक्योर रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन चालू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आपका हो सकता है। तो जब भी होगा 1 महीने पहले बता दिया जाएगा आप लोग को। जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप लोग पहले से ही तैयारी कर लीजिए। हम लोग पेपर सॉल्व करा रहे हैं, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग का यही नारा है, स्टे होम, सेव लाइफ, सेव एग्ज़ाम। हम लोग को घर में ही रहना है और जीवन भी बचाना है और अपना एग्ज़ाम भी बचाना है। एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, हम लोग को सिक्योर होना है। कोरोना जैसे हो चाहे ना हो, सब लोग टीका लगवा रहा है, उसी तरह एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, हम लोग को क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है। कोरोना का सब लोग लगा रहे हैं ना वैक्सीन, उसी तरह एग्जाम का भी ये वैक्सीन ही समझ लीजिए। तो पेपर 3 साल का हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, 2017, 2018 और 2019। हो सकता है तो 2015 भी सॉल्व कर लिया जाएगा, पहले 17, 18, 19 का सॉल्व किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आज फिजिक्स का पेपर सॉल्व कराया जाएगा, मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 50 मार्क्स के आपके नंबर के होते हैं। तो शुरू के 10 क्वेश्चन में आपको एक नंबर वाला 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आपको आज सॉल्व कराऊंगा। तो पहला है राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि मैं कराने जा रहा हूँ। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ a+b मॉड में है और बराबर a-b, तो हमको दिखाना है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को स्क्वायर कर देना है। दोनों वेक्टरों को क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। दोनों वेक्टरों को स्क्वायर कर देना है। तो जैसा जानते हैं कि दो वेक्टरों का स्क्वायर करने पर ये a+b का होल स्क्वायर बनता है, उसी तरह टूटता है। तो हो जाएगा मॉड a वेक्टर स्क्वायर b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर b वेक्टर और कॉस, यहाँ पर लोग कॉस थीटा लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर कॉस थीटा की जगह क्या होता है, a वेक्टर और b वेक्टर लिखना है। a वेक्टर और b वेक्टर क्यों लिखे थीटा की जगह, तो थीटा जो क्या होता है, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ही तो होता है थीटा। तो उसकी जगह पर ए वेक्टर बी वेक्टर लिख दिए तो गलत नहीं होगा। आइए इसमें करते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा लेते हैं प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर हो जाएगा आपका। तो ये ए वेक्टर का होल स्क्वायर, इधर भी ए वेक्टर का होल स्क्वायर, बी वेक्टर का होल स्क्वायर, बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये माइनस है ना, तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा। ध्यान देना, मेरा पेन थोड़ा नहीं चल रहा था उस टाइम, तो आप माइनस ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इधर दोनों समान है तो ये कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस ए वेक्टर बी वेक्टर। आपको ये समझ में आ गया ना कि हम थीटा की जगह ये क्यों ए वेक्टर बी वेक्टर लिख रहे हैं। देखिए ये थीटा क्या होता है आपका, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो कोण होता है उसी को तो थीटा कहते हैं। तो थीटा की जगह पे आप इसको लिख सकते हैं। आप 12 में पढ़े होंगे थीटा क्या होता है। इधर आइए, इधर इसको लेते आइए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4a वेक्टर बी वेक्टर कॉस ए वेक्टर बी वेक्टर। इधर क्या हो जाएगा 0, तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा कॉस ए वेक्टर बी वेक्टर, कितना हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए वेक्टर बी वेक्टर। ये कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, कॉस π/2। तो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना कोण आ गया, थीटा। मैंने कहा था ना क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, तो क्या आ जाएगा π/2।
यही हमें सिद्ध करना था, परपेंडिकुलर। कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों को होल स्क्वायर कर देंगे और इसको तोड़ देंगे वेक्टर के रूप में, फिर इसको इधर लेते आएंगे, जीरो हो जाएगा, जीरो के इक्वल टू कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद cos पाई बाई 2 का मान जीरो होता है, तो cos पाई बाई 2 का इन्वर्स लगा देंगे दोनों तरफ, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का मान पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमको दिखाना था कि क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन आपको पता ही है, वेक्टर का इंटीग्रेशन होता है, तो उसी को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इन वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज एन इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन अलोंग ए कर्व। वेक्टर फील्ड में लाइन इंटीग्रल, यही आपको समझ में आ जाएगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगा। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इसमें इंटीग्रल किया जाता है लाइन के सापेक्ष, मतलब डीएल के सापेक्ष। डीएल क्या है आपका, लंबाई के सापेक्ष कोई भी फंक्शन दिया उसका क्या करते हैं, इंटीग्रल करते हैं, यानी समाकलन करते हैं। तो यही इसमें क्या है कि वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल का जो समाकलन किया जाता है, जो सभी फंक्शनों का सम किया जाता है एलॉन्ग कर्व के एलॉन्ग, उसी को वेक्टर इंटीग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो इंटीग्रेट स्केलर वैल्यू ऑफ फंक्शन एलॉन्ग ए कर्व। तो किसी भी वैल्यू या फंक्शन दिया तो उसे कर्व के एलॉन्ग हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वही हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन हो जाता है। किसमें, कैलकुलस वेक्टर में। आइए आपका, तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसका लिख लीजिएगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए और लिखते हुए चलिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, तो हुक्स लॉ तो आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे, तो बीएससी में भी वही सेम है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस इन ए बॉडी प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। यानी स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और स्ट्रेन को घटाएंगे तो स्ट्रेस भी घटेगा। तो इसको एक डिनोटेड किया जाता है ई से। ई बराबर होता है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। तो यही हुक्स लॉ हो गया। हुक्स लॉ में और कुछ नहीं है, बस स्ट्रेस जो है अनुक्रमानुपाती होता है स्ट्रेन के, हिंदी में सब बोले तो। ये आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हो गया। आपका जो चौथा क्वेश्चन है 1 नंबर में, प्रूव करना है एफ बराबर माइनस ग्रेडियंट यू या डेल यू। तो आपको इसको प्रूव करने के लिए आपको इसमें जानना पड़ेगा कि यहाँ पर यू क्या है, एफ क्या है। तो एफ आपका यहाँ पर है कंजर्वेटिव फोर्स, और यू आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको एफ पता चल गया और यू पता चल गया, तो आप इनको इतना बराबर प्रूव करना है, तो आप एफ को लेकर चलेंगे। तो देखिए किस हिसाब से इसको प्रूव किया जाता है। तो यू बराबर जो हमारा होता है, इसमें जो लिमिट के रूप में यू को, जो पोटेंशियल एनर्जी को किस रूप में लिखते हैं, आपको ये देख लीजिए, यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि यू को जो आपको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जो लिखा जाता है इनफाइनाइट से लेकर आर तक, और एफ डी आर होता है। अब यहाँ पर हम एक्सप्रेस करेंगे एफ को किसके अलॉन्ग, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। उसी तरह डी आर को भी एक्स वाई जेड के अलॉन्ग हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा। और आई आपको बताता है कि किस दिशा में आप हैं, एक्स एक्सिस, ये जे वाई एक्सिस और के जेड एक्सिस। इसी तरह इसमें भी आपको वही एक्सिस दिखाता है कि किस आप दिशा में है। तो ठीक इसको देखिए, इसी तरह लिख लिए, एफ को एक्सप्रेस कर लिए, डी आर को भी एक्सप्रेस कर लिए, किस में, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में। तो एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में आपको इसको विस्तार कर लेना है, एक्सप्रेस कर लेना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि एफ एक्स आई कैप इंटू आई कैप, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप 1 हो जाता है, और एफ एक्स और डी एक्स में बदल जाता है। जैसा कि आपको नहीं पता तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि आई कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप प्लस के कैप इंटू के कैप बराबर 1। और इसके जब हम दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप इंटू डॉट में, ये डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट में जब भी हम आई कैप जे कैप या जे कैप आई कैप करते हैं तो हमेशा 0 आता है। उसी तरह जब एफ एक्स आई कैप का डी एक्स आई कैप में करेंगे तो एफ एक्स मिलेगा, जब इसमें जे में जाएंगे करने तो 0 हो जाएगा। इसी तरह इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको इसमें एफ एक्स आई डी एक्स माइनस एफ ए डी वाई माइनस एफ जेड डेज मिलेगा, एफ जेड डेज डी जेड मतलब। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पर माइनस पहले से लगा, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। माइनस में भूल गया था लेकिन सॉल्व करते टाइम याद आ गया, तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद डिफरेटिंग दिस इक्वेशन पार्सली, हमको क्या पार्सली अवकलन करना है, पार्सली इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो पार्सली अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करने आता है जिसको, तो उसको लिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है, एफ बराबर एफ एक्स आई, इसी का फंक्शन है एफ वाई जे एफ जेड के कैप। तो पार्सली डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जिसके सापेक्ष करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब 0 हो जाता है।
जैसे इसमें हम देखिए किसके सापेक्ष किए हैं, एक्स के सापेक्ष किए हैं, तो इसको छोड़कर एफ वाई का जो टर्म है और एफ जेड का जो टर्म है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। और यू तो आपका इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, तो यू आपका क्या डिफ्रेंशिएट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स आ गया। उसी तरह इसमें भी आपका डी वाई बाई डी आ गया और डी यू बटे डी जेड आ गया। इसमें एफ जेड जो है हमने इसमें डी जेड के सापेक्ष किया था, इसमें डी वाई के सापेक्ष किया था, इसलिए इसमें एक्स का फंक्शन जीरो हो गया, जेड का फंक्शन जीरो हो गया, वाई का बचा टर्म। तो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को करने का यही तरीका होता है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, जैसा कि स्कूल कॉलेज में बताया भी गया होगा, नहीं बताया गया तो इससे समझ लीजिए कि हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको ये नियम पता रहना चाहिए कि जिसके सापेक्ष करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब जीरो हो जाता है। तो आइए इसका देखिए इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए तो देखिए यही फंक्शन, यहाँ तक तो हम लोग पहुंचे थे, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो ये आया आपका। तो आइए देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन किस तरह से किया, इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल किस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डिफरेंट पार्शियली, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम एक्स के सापेक्ष करेंगे, एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड तीनों के सापेक्ष आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो तीनों के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको कि y का टर्म और z का जो टर्म होता है, अब इसमें जब इसका जब इसका समाकलन जब अवकलन करेंगे तो इसमें y हो जाता है, लेकिन जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो जो अदर टर्म होता है वो हमेशा जीरो होता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसमें आपका ये इसका जब करेंगे तो एफ एक्स बचेगा, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं और माइनस लग जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो बदल जाएंगे, जीरो में हो जाएंगे। तो आपका डी यू बटे डी एक्स क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। ठीक इसी तरह हम y के जब सापेक्ष करेंगे डी यू बटे डी वाई तो क्या होगा, x का टर्म और z का टर्म जीरो हो जाएगा और आपका बचेगा माइनस एफ वाई। ठीक इसी तरह हम जब z का करेंगे तो क्या होगा, तो डी यू अपॉन डी जेड, और आपका जो अदर जो टर्म है क्या, इसमें जो x और y का जीरो हो जाएगा और आपका बचेगा एफ जेड माइनस। तो इस तरह से पार्शियली डिफरेंशिएशन इसका किया गया है इसका। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ वाई बराबर माइनस डी वाई बाई डी वाई, एफ जेड बराबर माइनस डी यू बाई जेड। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करने समझ में आ गया होगा किस तरह से किया है। और यहाँ पर जो आपका फोर्स है एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया गया है। अब इसका जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर देंगे, एफ एक्स का एफ वाई एफ जेड का जो वैल्यू है हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में जब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, देखिए ये हमारा एफ एक्स वाई एफ वाई जेड एफ जेड, तो हम इसका वैल्यू जो है इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो पुट करने पर हमारा क्या आएगा, माइनस आई डेल यू बटे डेल एक्स माइनस जे एफ वाई की जगह हम जब माइनस डेल यू बाई डेल वाई रखेंगे तो माइनस डेल वाई और माइनस के कैप डेल यू बटे डेल जेड। तो हमारा ये तैयार हो गया। इसमें हम देखिए कॉमन क्या आ रहा है, माइनस यू कॉमन हो जा रहा है, तो माइनस यू कॉमन लेंगे तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए कि जो हमारा डेल होता है या ग्रेड होता है दोनों किसके इक्वल होता है, दोनों डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप के इक्वल होता है। तो हम माइनस वाई कॉमन लेने के बाद ये किसके इक्वल हो गया, डेल के इक्वल हो गया। तो आपका ये प्रूव हो गया कि यह बराबर माइनस डेल वाई या माइनस ग्रेड यू। तो ये आपका एक नंबर में था, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस रूप में लिखना है। उसके बाद एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेट पार्शियली कर लीजिएगा। पार्शियली इंटीग्रेट मैंने करना सिखा दिया गया है, जैसा कि इस फंक्शन में आपको सिखाया गया। नहीं समझ आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स का हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो ये मैंने सिखा दिया आपको। और एफ एक्स और एफ वाई एफ जेड का मान निकाल के हमको इक्वेशन 2 में रख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें माइनस यू कॉमन ले लेना है। उसके बाद हमारा माइनस डेल यू में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन है आपका, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में आपको रिलेशन बताना था। जब आपकी अब इसको पता रहना चाहिए कि स्केप वेलोसिटी हमारा होता है रूट में 2gr, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है आपका रूट जी आर होता है। तो आप इक्वेशन क्या मान लीजिएगा, सेकेंड। तो ये हमारा स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो वी ई इसके वेलोसिटी जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट में 2gr अपन gr, gr से gr क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा, वी ई अपन वी ओ
बराबर √2, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से VE√2 VO। यही आपका इसमें क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में ही आपका रिलेशन आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। 6 क्वेश्चन है, राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशनल ऑफ स्ट्रेस। आपको इसमें स्ट्रेस का यूनिट और डायमेंशनल में जाना है। स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स को जानते ही न्यूटन, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका यूनिट निकल गया। और डायमेंशन का आपको फोर्स का पता होगा, MLT T-2 होता है, एरिया का L2 होता है। इसको L2 को ऊपर ले जाएंगे, L-2 हो जाएगा, और L और L-2 L-1 में कन्वर्ट हो गया, और MT-2 जैसे का तैसे रहेगा। तो आपका डायमेंशन और स्ट्रेस आप 12th में भी निकाले होंगे, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, वही चीज़ है सेम। अब 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन ऑफ ट्रेजिशनल रिजिडिटी, यानी दृढ़ता गुणांक। तो आपको पूछा गया है कि इसका क्या मीनिंग होता है, मीन होता है दृढ़ता गुणांक का। तो आपको पता रहना चाहिए कि द कपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अप टू ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन। द कपल मतलब होता है जोड़ा। जब कपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, जब दो जोड़े कपल रिड्यूस करते हैं, ट्विस्ट या घुमाते हैं, ट्विस्ट मतलब होता है घुमाना, 1 रेडियन। कितना रेडियन, 1 रेडियन। तो ये आपका प्रूव होता है, इसको प्रूव करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर आपको बस एक नंबर में बोला है कि समझाइए। यहाँ पर सी आपका टोरिजिनल रिजिडिटी है, दृढ़ता गुणांक है। आपको ये दिखा देना है एक नंबर में, और ये आपको लिख देना है कि द कपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ ए 1 रेडियन इज गिवन बाई C = πn, इसको ईटा बोलते हैं, R⁴/2L। L जो होता है लंबाई होता है इसमें। तो आप टोरिजिनल रिजिडिटी में दृढ़ता गुणांक कोई बस इतना ही लिखना है आपको। C आपका टोरिजिनल रिजिडिटी है, आपको दर्शा देना है। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। सोप मतलब बबल मतलब साबुन के जो बबल होता है उसके अंदर कितना प्रेशर होता है, यही पूछा गया। तो आपको कुछ नहीं जानना है, बस इसमें बता देना है कि जो एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड सोप बबल, जो सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है एक्सेस वाला, अधिक के दाब जो होता है, हिंदी में से अधिक दाब कहते हैं या एक्सेस प्रेशर बोलते हैं इसे। तो उसके अंदर 20 पास्कल होता है, और ये इसका सूत्र होता है किसी भी एक्सेस प्रेशर के अंदर निकालने का, P' = होता है R2S। यस होता है आपका सरफेस एरिया होता है। तो ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, तो आपको बता देना है कि 20 पास्कल होता है, और ये सूत्र डिनोट कर देना है। बस एक नंबर में इतना ही, ये प्रूफ नहीं करना है आपको। आपका जो 9वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसमें आप रेडियस गायरेशन पूछा है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन से पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है I = mr²। ठीक, तो रेडियस ऑफ गायरेशन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाता है, यहाँ पे लिखा है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। और बॉडी, कोई भी एक बॉडी है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब किसी एक्सिस के तरफ रोटेशन करता है, डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस, जो इसका रेडियल डिस्टेंस होता है। जैसे बॉडी है, ये वाई है, वाई ये मान के वाई है, ये वाई डैश है, तो कोई ये घूम रहा है, तो एट डिस्टेंस पॉइंट कोई भी डिस्टेंस होगा ना, तो विच वुड हैव ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एज द बॉडी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी वेर कंसेंट्रेटेड देयर। कोई भी बॉडी है जब किसी एक्सिस की रोटेशन करती है, जैसे बॉडी, ये मेरा पेन है समझ लीजिए, इसके तरफ चारों तरफ वही बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा, कब, जब सभी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो उसका मास है, जो सभी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सब एक जगह पर सेम हो जाएगा, तो वही आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। ठीक, जब टोटल मास लिखा है ना, देखिए एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी वेयर कॉन्सेंट्रेटेड देयर, तो वही आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसको आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, एक नंबर का है। तो अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, डिफाइन द रेड्यूस मास। तो रेड्यूस मास में आपको इसमें प्रूफ नहीं पूछा है, बस बोला है कि परिभाषित कर दीजिए। तो परिभाषित करने में कुछ नहीं है इसमें। द रेड्यूस मास इज द इफेक्ट ऑफ इनर्शियल मास अपेयरिंग इन टू बॉडी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर 2 बॉडी लिया गया है जो कि इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, रिड्यूस मास करते हैं। यहाँ पर मास रिड्यूस को दिखाया गया है, म्यू आपका यही रिड्यूस मास है, आपको म्यू बराबर यहाँ पर रिड्यूस मास सब दिखाना है, यही रिड्यूस मास को इंडिकेट करता है। तो यहीं पर आपको बोला गया रिड्यूस मास इज द इफेक्ट इनर्शियल मास अपेयरिंग टू बॉडी प्रॉब्लम, इट इज डिनोटेड बाई म्यू। तो रिड्यूस मास में यही आपको डिफिनेशन है, यही आपको डिफिनेशन याद कर लेना है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया।
तो आप इसका इन लोगों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिएगा, और जैसा होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा हौसला और बुलंद हो। और कमेंट बॉक्स में जो भी परेशानी हो आप अपना बताइए, खुलकर बताइए, और पर्सनल भी मैसेज कर दीजिएगा, तो जो भी दिक्कत होगा हम लोग संभालेंगे। धन्यवाद। स्टे होम, सेव लाइफ, सेव एग्जाम। धन्यवाद।